नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण के उपागम। भाषा शिक्षण के उपागम में मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ आधुनिक उपागम माने जाते हैं तो कुछ प्राचीन उपागम भी माने जाते हैं। अपन यहाँ पर भाषा शिक्षण के जो उपागम पढ़ रहे थे वो प्रमुखतया दो प्रकार के पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपनों ने शुरू किया था कि जो दो उपागम है वो कौन कौन से होते हैं, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि इन उपागमों में कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। तो भाषा शिक्षण के उपागम। तो भाषा शिक्षण के उपागमों में मोटे तौर पर इनको दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कौन कौन सा? यदि अपन पहले की बात करें तो पाठ संसर्ग उपागम, और दूसरे की बात करें तो रचना शिक्षण उपागम। अपन यहां पर पहला पढ़ रहे थे कौन सा? पाठ संसर्ग उपागम। पाठ संसर्ग उपागम। अगर इस उपागम की बात की जाए तो अपनों ने देखा था कि भाई अपन जब पाठ पढ़ा रहे हैं या फिर शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान पाठ का अध्ययन करवा रहा है, तो पाठ का अध्ययन करवाने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए, विद्यार्थियों को आसानी से समझाने के लिए अनेक चीजों की सहायता लेता है। वह विद्यार्थियों को उच्चारण समझाकर विषय वस्तु स्पष्ट करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा स्पष्ट बोल रहा है और स्कूल बोल रहा है, तो वहां पर अपन बच्चे को समझा सकते हैं कि भाई ये स्पष्ट हो सकता है, ये स्कूल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें आधे होते हैं। पहले प्रथम जो सवर्ण है वो आधा होता है, तो उसको उच्चारण करने का सही तरीका कैसे होगा? स्कूल कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे, तो जिससे शुद्ध उच्चारण होगा और इसके साथ साथ विद्यार्थी को ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि जहां पर ई के माध्यम से उच्चारण शुरू होता है वहां पर पहले आधा सह आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर अपन इस तरीके से उस शब्द को बताएंगे तो विद्यार्थी आसानी से समझ भी पाएंगे और विषय वस्तु का व्यवहारिक ज्ञान भी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से पहले तो अपनों ने उच्चारण का ज्ञान देखा था। दूसरी चीज अपनों ने देखी थी वर्तनी का शिक्षण। अब विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार की वर्तनियों का ज्ञान करवाना है। वर्तनी का मतलब होता है कि अपन जो शब्द लिखते हैं उनका शुद्ध रूप कौन सा हो सकता है, तो उस शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना ही वर्तनी ज्ञान कहा जा सकता है। तो अपन यहाँ पर शुद्ध लेखन भी बच्चे से करवा सकते हैं। अब अपन आते हैं आज की क्लास में तीसरे वर्ग पर या तीसरे पॉइंट पर। देखिए, पाठ शिक्षण को और आसान बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? अपन शब्द ज्ञान भी कर सकते हैं या शब्द शिक्षण भी कर सकते हैं। देखिए, शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं। यदि हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में पहली बात तो मूल शब्द होते हैं। मूल शब्द भी 5 प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के। तत्सम हो सकते हैं, तद्भव हो सकते हैं, देशज हो सकते हैं, विदेशज हो सकते हैं। उसके बाद अपन शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। अपन उपसर्ग द्वारा कर सकते हैं, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा, संधि द्वारा, यानी शब्दों की रचना भी संभव है। तो इस प्रकार से जहां पर अपन शब्द ज्ञान करवा रहे हैं विद्यार्थी को और साथ साथ शब्द रचना ज्ञान भी करवा रहे हैं, तो यहां पर ये दोनों की दोनों चीजें किस में शामिल कर ली जाएगी? शिक्षण में शामिल कर ली जाएगी। इसके साथ साथ यदि आप पाठ पढ़ाने के दौरान पाठ पढ़ाते पढ़ाते विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए कुछ लोकोक्ति या मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो वो भी आपके किस में जाएगा? शब्द ज्ञान में जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकोक्ति व मुहावरों में अनेक अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं। अब वहां पर आप उन शब्दों का ज्ञान करवाते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो है नहीं कि सीधा मुहावरा बोल दिया। जैसे मान लीजिए कि एक मुहावरा है, आंख का तारा होना। अब आंख का तारा होना, तो यहां पर आप बताएंगे कि भाई आंख का तारा मतलब हमारा आंख
के बीच में ये जो तारा है, कॉर्निया जो है, कॉर्निया ही होता होगा, चलिए। तो देखिए आंख का जो तारा है, यानी हमारे आंख की जिससे हम देख सकते हैं, वो तारा होना, यानी जो हमारा सबसे अधिक नजदीक होना। अब आंख का तारा तो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक होता है, तो इसलिए उसके लिए कहते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है, जो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक होता है, हमारा सबसे ज्यादा घनिष्ठ होता है, तो उसके लिए आंख का तारा होना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपन आंख, तारा, इन शब्दों का प्रयोग बच्चे को सिखाएंगे कि किस प्रकार से मुहावरों में अप्रत्यक्ष रूप से शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि शब्द शिक्षण के दौरान हम शब्दों का ज्ञान करवाएंगे, इसके साथ साथ शब्दों की रचना का ज्ञान भी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि एक शब्द है वो वर्णों का समूह होता है, तो वर्णों के मिलने से शब्द की रचना होती है, शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि लोकोक्ति एवं मुहावरों द्वारा शब्द ज्ञान करवाना। तो इस प्रकार से शब्द शिक्षण का सहारा भी अपन विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे की। आगे यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आ सकती है, देखिए। शब्द रचना के ज्ञान में यहां पर अपनों ने दो चीजें ली, शब्द ज्ञान। तो शब्द ज्ञान में हम सीधा का सीधा शब्दों का ज्ञान करवाएंगे, जैसे देशज बता दिया, विदेशज बता दिया, तत्सम बता दिया, तद्भव बता दिया, किस प्रकार से तत्सम का तद्भव बनता है, ये चीज भी बता दी। इसके साथ साथ अपन शब्द रचना में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से किस प्रकार से शब्दों की रचना होती है, वो चीज भी शामिल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वाक्य शिक्षण की। वाक्य शिक्षण, शब्दों के बाद शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो वाक्य शिक्षण भी अपन कर सकते हैं। ये वहां पर होता है जहां बड़े बड़े पाठ होते हैं। तो बड़े बड़े पाठ होते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक शिक्षक है, वो कक्षा कक्ष में शिक्षण करवा रहा है। अब शिक्षण के दौरान ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते वह कोई विशेष बात होती है, तो वो यूं कहता है कि देखो कवि ने कितनी सुंदर बात लिखी है, कितना सुंदर वाक्य लिखा है, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। यानी इसके माध्यम से वह विद्यार्थियों का उस वाक्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है। तो यहाँ पर वाक्य ज्ञान ही नहीं, वाक्यों के अर्थ भी बताए जाते हैं और इसके साथ साथ वाक्यों की रचना और वाक्यों में प्रयुक्त विभिन्न सुंदर सुंदर शब्दों का अर्थ बताते हुए विद्यार्थी के शब्दकोश को बढ़ाने का प्रयास भी शिक्षक है वो कर सकता है। तो चलिए अपन देखते हैं वाक्य शिक्षण में। वाक्य शिक्षण में एक तो ये होता है कि वाक्य का ज्ञान करवाया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को वाक्य का ज्ञान करवाया जाता है। साथ साथ वाक्य की ओर ध्यान आकर्षित कर नवीन वाक्यों का ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है, सीधा का सीधा जो वाक्य आए हैं उनका ज्ञान करवा देना। ये सामान्यतः जब अपन किसी भी प्रकार का पाठ पढ़ा रहे हैं तब प्रयोग में लिया जाता है। वाक्य की ओर ध्यान आकर्षित करवाना या फिर ध्यान आकर्षित कर नवीन वाक्यों का ज्ञान करवाना, ये लंबे व बड़े पाठों के दौरान होता है। बड़े पाठों के दौरान होता है। तो जो बड़े पाठ होते हैं उनको पढ़ाते समय, बड़े पाठों का ज्ञान करवाते समय, विषय वस्तु का ज्ञान करवाते समय हम क्या करते हैं? हम इन्हीं दोनों चीजों का सहारा लेते हैं।
हमें विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करते हैं। और अपन ये भी कह सकते हैं कि वाक्य का रुचिकर ज्ञान करवाना। रुचिकर ज्ञान का मतलब है कि यदि हमें किसी भी वाक्य की तरफ विद्यार्थी का ध्यान खींचना है तो हम उसमें रुचि उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार के शब्द हैं, ये नया शब्द है, ये वाक्य यदि आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें बोलकर अपन पाठ संसर्ग, यहाँ पर अपन विधियां कौन सी पढ़ रहे हैं, पाठ संसर्ग। पाठ संसर्ग का मतलब साथ साथ, तो पाठ के साथ साथ अपन वाक्य शिक्षण भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर अपन बात कर सकते हैं दूसरे प्रकार की। और दूसरा प्रकार कौन सा है, रचना शिक्षण। ठीक है, तो रचना शिक्षण पहला कौन सा था, पाठ संसर्ग। पाठ के साथ साथ अपन कौन कौन सी चीजों का ज्ञान करवा सकते हैं, उच्चारण का, वर्तनी का, शब्द का और वाक्यों का। ये समझ में आ गया, ये था पाठ संसर्ग उपागम। अब अपन बात करते हैं रचना शिक्षण। रचना शिक्षण में अपन किसी भी चीज की रचना करना सिखाते हैं। जैसे विद्यार्थी को कहानी लिखना सिखाना, विद्यार्थी को निबंध लिखना सिखाना, कविता लेखन सिखाना। तो इस प्रकार से इन चीजों का ज्ञान यदि विद्यार्थी को करवाया जाता है तो वहां पर क्या माना जाता है, रचना शिक्षण माना जाता है। यदि अपन रचना शिक्षण के रूप की बात करें तो रचना शिक्षण के कुल 2 रूप हैं और ये अपन पढ़ चुके हैं क्योंकि अपन रचना शिक्षण पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कितने रूप होते हैं, 2। कौन कौन से, एक तो मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। मौखिक रूप में अपन क्या करते हैं, बालक को उच्चारण का ज्ञान करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यदि लिखित रूप की बात करें तो लिखित रूप में अपन लेखन संबंधी ज्ञान बालक को करवाते हैं। अब आप यूं सोच रहे होंगे ये तो पाठ संसर्ग ही हो गया क्योंकि उच्चारण और लेखन ही वहीं पर था। नहीं, देखिए ये तो था सामान्य और ये था किसी और द्वारा निर्मित, यानी कवि का पाठ था, लेखक का पाठ था। कवि या लेखक की रचना का अध्ययन अपन करवा रहे थे। ये बड़ा अंतर है। ठीक है, ये सामान्य रूप से अपन वाक्यों शब्दों का उच्चारण का ज्ञान करवाते जाते हैं। साथ साथ किसी भी कवि या लेखक की जो रचना अपन पढ़ा रहे हैं, जो पाठ अपन पढ़ा रहे हैं, उसी को ही लेकर अपन यहाँ पर चलते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपन विद्यार्थी को रचना करना सिखाते हैं, चाहे वह उच्चारण ज्ञान की रचना हो, यानी उच्चारण के माध्यम से। देखिए विद्यार्थी भाषण देता है तो वो रचना शिक्षण ही है। क्यों? क्योंकि एक सामान्य, अब जैसे अपन बोल रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सामान्य आम बात है, अपन जैसे आपस में बात कर रहे हैं वैसे बात कर रहे हैं, परंतु एक भाषण देना अलग चीज हो जाती है। इसके लिए विशिष्ट शब्दों का चयन किया जाता है, विशिष्ट लय, विशिष्ट उतार चढ़ाव शब्दों में आना चाहिए, आवाज में आना चाहिए, उच्चारण में आना चाहिए। यदि अपन उन चीजों का ज्ञान करा रहे हैं, लय का, ताल का, यति का, गति का, नियम का, और इसके साथ साथ पूर्णतया उतार चढ़ाव का, तो वहां पर कौन सा माना जाता है, मौखिक रूप माना जाता है। और किसका माना जाता है, रचना शिक्षण का माना जाता है। देखिए भाषण के लिए अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं होता कि भाषण होता क्या है। भाषण 5 से 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ लोग माइक पर खड़े होते हैं तो लगे ही रहते हैं, मिलना चाहिए बस। ये भाषण नहीं होता। अगर आप भाषण दे रहे हो तो भाषण की एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है। ये भी हिंदी की एक विधा है जिसके विशेष तत्व होते हैं, विशेष नियम होते हैं। भाषण मात्र 5 से 10 मिनट
के बीच में खत्म होना चाहिए। हाईएस्ट आप 10 मिनट ले सकते हो, 10 से 11वां मिनट आप ले ही नहीं सकते। और इसके साथ साथ भाषण आप निबंध की तरह नहीं पढ़ सकते। भाषण का मतलब होता है जोशीली भाषा में, भास अपन करते हैं ना, तो ये भास से ही बना शब्द है। तो भास जोड़ अन भाषण होता है। तो यहां पर भास धातु घोष से संबंधित होता है। जब अपन तेज आवाज में किसी भी प्रसंग विशेष की घोषणा करते हैं तो वहां पर भाषण माना जाता है। अब निबंध की तरह हाँ प्यारे विद्यार्थियों ऐसा करना चाहिए वो करना चाहिए, ये भाषण है ही नहीं। भाषण में पूर्णतः लय का पालन किया जाना चाहिए, यति गति होनी चाहिए और आपकी शब्दावली, आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि अनायास ही लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं और अनायास ही लोग आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे नहीं है कि विद्यार्थी यूं सोचे चलो भाषण शुरू हो गया पानी पियाते हैं इतने, है ना। तो इसलिए अक्सर विद्यार्थी भाषण इसीलिए नहीं सुनना चाहते। जिस प्रकार से पहले विद्यार्थी है वो निबंध नहीं पढ़ना चाहते थे पहले, क्योंकि निबंधों में गूढ़ विचारात्मकता होती थी। आजकल ललित निबंध आ गए, तो ललित निबंध यानी निबंधों में भी सौंदर्य आ गया। एक कहानी की तरह निबंध में लेखक अपने विचारों को व्यक्त कर देता है, लगता ही नहीं है निबंध है। तो आजकल विद्यार्थी या आजकल सब लोग निबंधों की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रकार के परिवर्तन कर दिए। उसी प्रकार से भाषण यदि आपका नीरस है तभी बच्चे खड़े होकर जाएंगे। यदि आप में योग्यता नहीं है ना भाषण देने की, तभी बच्चे आपस में बात करना शुरू कर देंगे। यदि आप एक अच्छा भाषण देना चाहते हैं तो कोई चाहकर भी आपके भाषण में खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या होता है, एक मौखिक रूप होता है, एक उच्चारण ज्ञान होता है, इसके अंतर्गत आता है। ये मैंने एक उदाहरण लिया है। वैसे उच्चारण ज्ञान एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लिखित लेखन में वही बात है, आप निबंध लेखन कर सकते हो, कविता लेखन कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी विषय में रचना का ज्ञान कर रहे हो, किसी भी विधा से संबंधित रचना कर रहे हो। यदि आप डेली का डायरी लेखन भी करते हैं ना, वो भी किस में जाता है, रचना शिक्षण में जाता है। तो इस प्रकार से रचना शिक्षण के कितने रूप हो जाते हैं, 2 रूप हो जाते हैं। और इसमें अपन किस चीज को शामिल करते हैं, अपन करते हैं कि विद्यार्थियों को रचना ज्ञान करवाने हेतु विद्यार्थियों को रचना ज्ञान करवाने हेतु इस प्रकार की प्रणाली को उपयोग में लाना कि आसानी से समझ में आ जाए। ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि उपागम किसे कहते हैं, उपागम एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से विषय वस्तु को आसान किया जा सकता है, सरल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए रचना शिक्षण है, तो रचना शिक्षण के 2 रूप है, एक तो मौखिक रूप और एक लिखित रूप। इन दोनों के माध्यम से अपन क्या प्रयास करते हैं, अपन इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को रचना ज्ञान सिखाया जाए, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो विद्यार्थियों को रचना ज्ञान करवाने हेतु इस प्रकार की प्रणाली को उपयोग में लाना कि आसानी से समझ में आ जाए, वही क्या होता है, भाषा शिक्षण का रचना शिक्षण उपागम होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर रचना शिक्षण में भी कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। रचना शिक्षण है, जैसे अपनों ने पाठ संसर्ग को देखा था, पाठ संसर्ग में अपनों ने 4 चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी, उच्चारण, वर्तनी, शब्द और इसके साथ साथ वाक्य। उसी प्रकार से इसमें भी अनेक प्रकार का शिक्षण कार्य करवाया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं भी रचना शिक्षण में भी
अनेक प्रकार से रचना शिक्षण में भी अनेक प्रकार से रचना ज्ञान करवाया जा सकता है। अब अनेक प्रकार से कैसे? पहला, इसमें भी उच्चारण ज्ञान होगा, उच्चारण ज्ञान। अब उसमें तो अपन शब्दों को बोल रहे थे, इसमें शब्दों का नहीं है, इसमें वाद विवाद का ज्ञान। वाद विवाद प्रतियोगिताएं स्कूलों में आयोजित की जाती है ना। वाद विवाद के माध्यम से बच्चे को क्या समझ में आएगा कि किस समय किस प्रकार के उत्तर देने चाहिए, किस समय किस प्रकार के वाक्य बोलने चाहिए। तो वहां पर वह खुद समझकर खुद वाक्यों की रचना करना सीख जाएगा, खुद जवाब देना सीख जाएगा, खुद उत्तर बनाने सीख जाएगा। तो वाद विवाद हो सकता है, परिसंवाद हो सकता है, परिसंवाद हो सकता है। ये एक भाषण का ही प्रकार कहा जा सकता है। जैसे अपन किसी भी भाषण से पहले भी अगर अपन कुछ बात बोल रहे हैं तो उसको परिसंवाद कह सकते हैं। तो भाषण हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, ये परिसंवाद होता है। तो इनकी का उच्चारण ज्ञान करवाने की प्रणाली। तो उच्चारण ज्ञान में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी? वाद विवाद आ जाएगा, परिसंवाद आ जाएगा, भाषण आ जाएगा। तो आदि के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? विद्यार्थी को उच्चारण ज्ञान करवा सकते हैं। विद्यार्थी को ये भी सिखा सकते हैं कि भाई शब्दों का प्रयोग कहाँ पर क्या कैसे करना है, वाक्यों का प्रयोग कहाँ पर क्या कैसे करना है, और वो भी किस रूप में? मौखिक रूप में। ठीक है। हाँ, मौखिक के साथ साथ लिखित भी आ सकता है। अपन रचना शिक्षण पढ़ रहे हैं ना, तो रचना शिक्षण में अपन मौखिक के प्रकार नहीं पढ़ रहे, अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि भी रचना शिक्षण में अपन कौन कौन सी चीजों का ज्ञान करवा सकते हैं। तो मौखिक व लिखित दोनों ही आएगा इसमें। लिखित, आप यदि वार्तालाप कर रहे हो, वार्तालाप में डिस्कशन जो आता है, अगर वो कर रहे हो, डिस्कशन में आप किसी भी एक टॉपिक पर जो बहस आयोजित की जाती है ना संस्थाओं में, इसका भी आयोजन किया जाता है। किसी भी एक टॉपिक पर बहस करना, जैसे टीवी में आता है ना, एक कांग्रेस के वक्ता बुला लिए, एक बीजेपी के, एक माकपा जो भी है, दो तीन जो वक्ता है अलग अलग पार्टियों के बुला लिए जाते हैं, और बीच में जो एंकर होता है जो टीवी में उन के मध्य भूमिका निभाता है, उनको जोड़ने की और उनको तोड़ने की भूमिका निभाता है वह। तो इस प्रकार से वो लोग फिर क्या करते हैं, किसी एक टॉपिक को लेते हैं और उस पर बहस आयोजित की जाती है। उस बहस में जो विभिन्न प्रकार के तत्व है वो निकल कर सामने आते हैं उस विषय से संबंधित। साथ साथ उसमें उन लोगों की मानसिकता जो बहस में शामिल हुए हैं ना, तो बहस में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है, किसी भी प्रकार का विकल्प आ सकता है, किसी भी प्रकार की बात आ सकती है। तो उस बात पर अपने को एकदम से रिएक्शन करना होता है। अपन जो भी रिएक्ट करते हैं ना, तो उसके माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति भी पता चल जाती है। तो इस प्रकार से बहस का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर बहस भी यदि आप आयोजित कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत जाएगा? वो भी उच्चारण ज्ञान के अंतर्गत जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि उच्चारण जो है वो बोलने का ही होता है। बिल्कुल होता है, मौखिक ही होता है, परंतु अपन बोलना जब सीखते हैं तब अपने शब्द में, अपने मस्तिष्क में एक शब्द की संरचना बनती है। अपन सीधा नहीं सीखते,
जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी बोलना सीख रहे हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में पहले वाक्य बनाएंगे, फिर आप बोलते हैं। तो इसलिए वो आप मस्तिष्क पटल पर, वैसे लेखनी से लिखना तो इसमें नहीं आएगा, परंतु आप मस्तिष्क पटल में हर एक चीज को लिख कर ही बोलते हैं। अब जैसे भाषण है, तो भाषण भी आप लिख कर ही अभिव्यक्त करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखित को भी शामिल कर लिया। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे की, और दूसरा कौन सा हो सकता है, वही वर्तनी। रचना शिक्षण में वर्तनी ज्ञान जो है वो भी शामिल किया जा सकता है। अब वर्तनी ज्ञान में अपन क्या सिखाते हैं, स्पेशली लिखित रचना। लिखित रचना में अपन कह सकते हैं जैसे पत्र लेखन हो गया, पत्र लेखन, कहानी लेखन हो गया, कहानी लेखन हो गया। और ये जो है ना, इसमें विद्यार्थियों से ऐसे नहीं है कि भाई निबंध लिख के लाओ, एकदम से बोल दिया, नहीं। पहले विद्यार्थी को इस विधा का पूर्ण ज्ञान करवाया जाता है, ज्ञान करवाने की कोशिश की जाती है। और उसमें जब अपन विद्यार्थियों को ज्ञान करवाते हैं तो अपन ज्यादातर ध्यान उसका उन चीजों की तरफ आकर्षित करते हैं जो उसके रूटीन में होती है। वो नित्य प्रति जिन शब्दों को प्रयोग में लाता है, जिन वाक्यों को प्रयोग में लाता है, तो उनका प्रयोग बढ़ाया जाता है। जैसे यदि अपन बात करें कि इसमें जो वर्तनी ज्ञान है, इसमें अपन एक चीज और देखें तो यात्रा वृत्तांत इसमें आ सकते हैं। अब कहीं भी आप विद्यार्थियों को भ्रमण के लिए लेकर गए हैं, घुमाने के लिए लेकर गए हैं, तो वहां पर आप कहेंगे कि भाई ये चीज है वो लिख कर नोट कर लीजिए, आगे आप लोगों को काम में आएगी। आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये जीके के प्रश्न हो सकते हैं, जनरल नॉलेज के प्रश्न हो सकते हैं। तो जहां पर आप ये चीज बालकों को बताते हैं, विद्यार्थियों को बताते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, आप क्या करवा रहे हैं, वर्तनी ज्ञान। तो अपन ये कह सकते हैं कि यात्राओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना। तो ये सारी की सारी किस में आ जाती है, वर्तनी ज्ञान में आ जाती है। तो यात्राओं की तरफ अपन बच्चे का ध्यान आकर्षित करते हैं, और ये इसलिए भी रचना शिक्षण को आसान बना देता है, क्योंकि बच्चा जब यात्रा कर रहा है तो वो रुचिकर होता है, वो एक्टिव होता है, तो वो उन चीजों को ग्रहण भी बहुत जल्दी करता है और उन चीजों को लिखता भी बड़ी आसानी से है। तो इसलिए अपन यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि वे वर्तनी ज्ञान के माध्यम से अपन ने बच्चों को विभिन्न प्रकार का लेखन ज्ञान करवा सकते हैं। तो देखिए, अपनों ने पहले जो पढ़ा वो कौन सा पढ़ा था, पाठ, संसर्ग, जो उपागम है वो देखा। तो उसके भी 4 थे, उच्चारण, वर्तनी, शब्द और वाक्य। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं रचना शिक्षण, कि बच्चे को रचना शिक्षण कैसे सिखाया जाए कि वो आसानी से सीख जाए, उसके आसानी से मस्तिष्क में बैठ जाए, वह उस ज्ञान को स्थायी कर जाए। तो उसके लिए भी अपनों ने 2 चीजें यहाँ पर देख ली है। एक तो उच्चारण ज्ञान, जैसे भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करके बच्चे की इसमें रुचि कर सकते हैं, और साथ साथ इसके माध्यम से बालक को ज्ञान भी करवा सकते हैं, रचना ज्ञान भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये चीजें रुचिकर होती है। इसके साथ साथ अपनों ने वर्तनी ज्ञान को भी देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में अपनों ने जो पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी उपागम पूरे नहीं हुए हैं, तो देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।